अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राबिया रिंद है और मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के गायनी डिपार्टमेंट में बतौर सीनियर रजिस्ट्रार काम कर रही हूँ। मैं आप तमाम लोगों को आज के वेबिनार में खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा वेबिनार गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स की आगाही के हवाले से है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन हर साल बहुत ज़्यादा गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स का इजाफा देखा गया है और इसमें तकरीबन 30% जो है वो एनुअली इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, डाइटरी हैबिट्स और जिनियाती मसाइल हो सकते हैं। आज का हमारा सेशन इन गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स के बारे में मजीद आगाही हासिल करने के बारे में है। आज के हमारे सेशन में बहुत ही काबिल एहतराम और मशहूर पैनलिस्ट मौजूद हैं, जो हमें गायनी कैंसर्स की आगाही के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। प्रोग्राम के इख्तिताम में हम आपके सवालात भी शामिल करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस हमारी चैट बॉक्स में शामिल कर सकते हैं। So let me introduce you to our panelist. We have Dr. Aisha Taj. Dr. Aisha Taj is head of department and assistant professor at Liaquat National Hospital. She has a special interest in minimally invasive surgery and she is currently heading the department. We have Professor Kani Zahra Naqvi. She is our ex-HOD. She has 30 years of experience in gynae and ops, and she is currently working as a consultant at Liaquat National Hospital. And we have Dr. Tahira Yasmin. Dr. Tahira Yasmin is consultant and assistant professor at Liaquat National Hospital. She has a special interest in gynae oncology, and she has done her fellowship from Aga Khan University Hospital. I welcome you all. हम बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर आयशा आपसे है। डॉक्टर आयशा, जब हम गायनोकोलॉजिकल कैंसर के हवाले से बात करते हैं, तो इनमें कौन-कौन से कैंसर शामिल हैं और इन तमाम कैंसर्स में से सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा कैंसर है? अच्छा, थैंक यू राबिया। डॉक्टर राबिया, जो गायनाकोलॉजिकल कैंसर्स हैं इनमें बहुत सारे कैंसर शामिल हैं, जैसे यूट्रस का कैंसर जिसको हम बच्चेदानी का कैंसर कहते हैं, ओवेरियन कैंसर, अंडेदानी का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, उसके अलावा वजाइनल कैंसर। जो कॉमनेस्ट हमारे पास गायनाकोलॉजिकल कैंसर्स हैं, उनमें जो कॉमनेस्ट देखा गया है, क्योंकि देखिए हमारे पास कोई पूरे नेशनल लेवल के ऊपर डाटा रजिस्ट्री नहीं होती है, तो डिफरेंट स्टडीज हुई हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। अकॉर्डिंग टू दो स्टडीज, जो कॉमनेस्ट कैंसर है वो ओवेरियन कैंसर है, फॉलोड बाय यूट्राइन कैंसर, और उसके बाद सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर आयशा। अच्छा, कुदरत ने हमारे जिस्म में, हर इंसान के जिस्म में एक सलाहियत रखी है कि जब भी हमें कोई बीमारी, कोई मसला होता है, तो उसकी कोई ना कोई अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो डॉक्टर ज़हरा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि गायनी के कैंसर्स के हवाले से अमूमन क्या अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं और किन अलामात पे जो है वो मरीज़ को बिल्कुल जो है ना वो कॉन्शियस होना चाहिए कि नहीं, अब हमें डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए? बहुत शुक्रिया राबिया आपका। देखिए, जो गायने के कैंसर्स के हवाले से अगर हम बात करें, तो जो सबसे पहले अलामत, मैं यूट्राइन कैंसर की बात करना से शुरू जी, जी। करूंगी। तो यूट्रस का कैंसर, एक तो ये कि खवातीन को अगर किसी पॉज हो चुके हैं, यानी कि संन्यास से वो गुजर चुकी हैं और उनको काफ़ी साल से माहवारी बंद हो चुकी है। 50 साल के बाद उम्र में यूजुअली माहवारी बंद हो जाती है। 2-3 साल गुज़र गए, मेबी मोर उससे भी ज़्यादा गुज़र गए, और उसके बाद अचानक उनको जो है ना खून आने की शिकायत हो जाए, धब्बे लगने लगे या बाकायदा खून ज़्यादा सा आए, तो इस सूरत में उनको फ़ौरन डॉक्टर से अपने राब्ता करना चाहिए। इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर मेनोपॉज़ नहीं हुआ है लेकिन उनकी साइकिल्स जो है ना बहुत इर्रेगुलर और प्रोलॉन्ग हुई जा रही हैं, और दवाइयों के बावजूद वो मतलब डॉक्टर को दिखा रही हैं और उसमें कोई मसला, फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर उनको फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से, मज़ीद डॉक्टर को चाहिए कि उनकी इन्वेस्टिगेट करे और देखे। सो जहाँ तक बच्चेदानी के उसका कैंसर का ताल्लुक है, सर्वाइकल कैंसर, मुंह का जो कैंसर कहते हैं, वो भी इसी तरह से तकरीबन प्रेजेंट करता है। वो भी खवातीन में इरेगुलर ब्लीडिंग के तौर पर प्रेजेंट करता है, स्पॉटिंग के तौर पर आता है, या ये कि हम बिस्तरी के बाद खून आने की शिकायत हो जाती है, या एबनॉर्मल डिस्चार्ज के सूरत में प्रेजेंट करते हैं। और जो ऐसा डिस्चार्ज जो कि आप दवाइयाँ ले रहे हैं, कर रहे हैं, मगर वो ठीक नहीं हो रहा है। जहाँ तक अंडे का कैंसर है, ये सबसे ज़्यादा वो होता है, ट्रिकी होता है। इसलिए कि ये जो इसकी अलामात जो शुरू होती है ना, वो बड़ी ऐसी होती हैं, जैसे किसी को बदहज़मी की शिकायत हो रही है, ब्लोटिंग जिसे हम कहते हैं हो रही है, खाने-पीने में थोड़ा-सा खाना खाया, पेट भर गया, आपने आपने कहा बस
जहाँ आप 1-2 रोटी खाते थे वहाँ पे आप 1 या आधी रोटी खाना शुरू हो गए। या ये आपको आपको प्रेशर सिम्पटम्स आ रहे हैं, पेशाब बार-बार आ रहा है, या आपको नीचे दर्द हो रहा है जिसकी वजह आपको समझ नहीं आ रही है। तो ये इस तरह की जब वो अलामत होती हैं तो ये ख़वातीन जो है ना वो इधर-उधर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास या अपने जीपी के पास उनसे इलाज कराती रहती हैं। लेकिन इसी वजह से जो है ना इनको पकड़ने में जो है ना देर हो जाती है ओवेरियन कैंसर की। जी, तो इसलिए मेरी गुज़ारिश है ख़वातीन से कि अगर कोई भी ऐसी आपको अपनी जिस्म के बारे में मालूम है, कोई भी ऐसी अलामत जो अनयूजुअल हो रही है और वो 2-3 हफ़्ते चले जा रही है और वो सही नहीं हो रही, तो बराए मेहरबानी आप अपने डॉक्टर से फ़ौरी तौर पर रजू करें और उसको बताएँ और किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए इस सिलसिले में। बिल्कुल डॉक्टर ज़हरा, आप यू आर 100% राइट। अच्छा, मैं डॉक्टर ताहिरा आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ। अमूमन जब भी किसी खातून को कैंसर की तशख़ीस होती है, जैसे कि ओल्ड एज में हो गई या इवन यंगर पेशेंट्स को, तो लोगों का ये मानना है कि बस अब हमें कैंसर डायग्नोज़ हो गया है, तो अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है, अब तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो आप अमूमन जैसे कैंसर के पेशेंट्स देखती हैं, तो आप इस हवाले से हमारे पेशेंट्स को क्या गाइड करेंगी? जी राबिया, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे कैंसर और कैंसर के इलाज के हवाले से। और उसमें इसी तरह से है, लोगों का ये ख्याल होता है कि कैंसर को मुकम्मल तौर पे इलाज नहीं किया जा सकता। लेकिन देखें, इसके हमारे पास बहुत सारे तरीके इलाज हैं। जैसे ऑपरेशन किया जाता है, कीमोथेरेपी है, शुआएं हैं। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे तहकीक हो रही है, तो बहुत सारी एडवांसमेंट्स, कीमोथेरेपी के बाद हम टारगेटेड कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इन पे अब आ गए। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हो रही है, तो उसके साथ साथ कैंसर का सर्वाइवल रेट भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर किसी को कैंसर की तशखीस हो गई है तो वो अब नाकाबिले इलाज मर से। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे डॉक्टर जरा ने भी बात की कि खवातीन जो है ना बहुत लेट प्रेजेंट करेंगी, ये अलामात को तवज्जो नहीं दे रही हैं। और एक मिथ हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, जिसमें ये समझा जाता है कि अगर बायोप्सी करा ली जाएगी तो ये कैंसर तो और मजीद फैलने लग जाएगा। तो अगर कोई ऐसी अलामत है और आपके डॉक्टर आपसे आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपनी बायोप्सी कराएं, तो आपको जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि जितना अर्ली डायग्नोसिस कैंसर का होगा उतना ही इलाज उसका बेहतर तरीके से होगा, उतना ही सर्वाइवल रेट उसका बेहतर होगा। बिल्कुल डॉक्टर ताहिरा, जैसे कि डॉक्टर ताहिरा ने कहा कि कैंसर, ज़ाहिर है दुनिया में इतनी एडवांसमेंट आ गई हैं और कैंसर का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। तो हमें बिल्कुल नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और हमें जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। डॉक्टर आयशा, जैसे कि हमें डॉक्टर ज़हरा ने भी बताया कि जो अंडेदानी का कैंसर होता है, उसकी तशख़ीस थोड़ी पेचीदा होती है। तो उसकी क्या वजूहात है? मतलब मरीज़ अक्सर हमें लेट प्रेज़ेंट करता है, तो ऐसी क्या अर्ली वार्निंग साइन्स हैं और यूजुअली किस उम्र की ख़वातीन को फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए अंडेदानी के कैंसर के हवाले से? अच्छा राबिया, पहले जैसे था कि अंडेदानी का कैंसर 60 इयर्स के बाद या मीनोपॉज के बाद होगा, लेकिन अब ये थोड़ा सा देर इज अ शिफ्ट इन दिस। अब इवन यंगर एज ग्रुप में भी ओवेरियन कैंसर हो रहा है। जैसे डॉक्टर ज़ारा ने बताया, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगी। एक्चुअली जो ओवेरियन कैंसर है उसके सिम्टम्स बहुत वेग हैं। ठीक है, बहुत गैर वाज़ेह से सिम्टम्स हैं, वही जैसे पेट का जल्दी भर जाना, खाने में कमी का आना, थोड़ा सा वजन का देरी से गिरना, ये इनिशियल अलामात हैं। और ये अलामात परसिस्ट करती हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर ज़ारा ने कहा कि हम इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेटर ऑन ये अर्ली स्टेज डिजीज के अंदर ये सिम्टम्स आते हैं, जिसके अंदर पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो उसकी मॉर्बिडिटी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सिम्टम्स को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लोकल जीपी के पास चले गए, हमारे यहाँ ओवर द काउंटर मेडिसिन अवेलेबल है, राइजेक खा ली, सीने में तेजाबियत के लिए कोई मेडिसिन खा ली। लेकिन जब ये एडवांस हो जाता है तो उसके सिम्टम्स पे पेट का बहुत ज़्यादा फूलना, क्योंकि पेट में पानी भर जाता है, पेट में रसौलियों का महसूस होना, क्योंकि ओवरीज का साइज बढ़ जाता है, सांस में दुश्वारी का होना, क्योंकि फेफड़ों में पानी भर सकता है। तो ये जो अलामात हैं स्टेज 3 और स्टेज 4 ओवेरियन कैंसर की होती हैं। तो यूजुअली अगर किसी को भी ऐसी अलामात हैं जो कि पहले नहीं थी, पहले आपकी डाइट अच्छी है, आपका वजन नहीं गिर रहा, खाने पीने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स नहीं है, और ऑल ऑफ अ सडन ये सब कुछ हो रहा है, तो इमीडिएटली औरत को फौरी तौर पे किसी गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर आयशा। अच्छा डॉक्टर ज़हरा, जैसे कि अगर हम ये बात करें कि अगर फैमिली हिस्ट्री के हवाले से कैंसर्स के, अंडेदानी का, बच्चेदानी का या सर्वाइकल कैंसर्स की बात करें, तो क्या इसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत सिग्निफिकेंट होती है? जैसे कि अगर किसी घर की एक खातून को कैंसर डायग्नोज हुआ, आप
किसी की वालदा को हुआ, बहन को हुआ, तो उसके दूसरी फैमिली मेंबर्स में रिस्क होता है और उनको क्या पहले से एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए कि वो उससे बच सके? देखिए, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जो है ना उनके अंदर अंडे का कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, तो ऐसी सूरत में आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री डॉक्टर को ज़रूर बतानी चाहिए कि जी मेरी वालदा थी या मेरी खाला हैं, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर था और उनका इंतकाल इस उम्र में हो गया। इसलिए कि ये जेनेटिक इसके अंदर इनपुट रोल है। प्ले करता है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बरका 1 एंड बरका 2 जीन्स जो होती हैं, वो होती है। फिर ऐसे ख़ानदान के ख़वातीन को जो है ना, अब डॉक्टर जो है ना, वो फ़ौरन जेनेटिक टेस्टिंग की तरफ जो है ना रुजू कराते हैं, कि इनकी जेनेटिक टेस्टिंग होनी चाहिए। और स्पेशली अगर यंगर एज में आपको ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर हो रहा है, तो फिर वो तो सारी उस फैमिली की जो बहनें हैं, माएँ हैं, खालाएँ हैं, उन सारों को जो है ना, ये इसकी टेस्टिंग करानी लाज़मी हो जाती है। सिमिलरली अगर किसी को कैंसर है, गायनेकोलॉजिकल कैंसर है और उसके साथ उसको आंतों का कैंसर एक ही बंदे के अंदर, इंसान के अंदर हो रहे हैं, तो ये लिंच सिंड्रोम की तरफ हम इसको कहते हैं। उनकी भी, उस खानदान की लड़कियों की भी, खवातीन की जो है ना टेस्टिंग होनी चाहिए। तो ये क्रोमोसोम्स जो जीन्स हैं, जीनियाती जो इन्वॉल्वमेंट है, ये बिल्कुल मौजूद है। और जब भी मरीज हमें प्रेजेंट करता है ओपीडी में, हम देखते हैं अपने मरीजों को, तो उनसे हम जरूर फैमिली हिस्ट्री जो है वो पूछते हैं कि आपके खानदान में किसी और को किसी किस्म का कैंसर है, तो ताकि आप जो है उनको उस हिसाब से लेकर चलें और बाकी लोगों को इससे महफूज रख सकें। क्योंकि अगर आपने पहले से डायग्नोज कर लिया, तो फिर आपके पास तरीके मौजूद हैं कि आप उसको कैसे प्रिवेंट जी, कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर अब आप लोगों के घर में किसी बहन को, वालदा को फैमिली हिस्ट्री रह चुकी है कैंसर की, तो आप लोग ज़रूर डॉक्टर के पास जाएँ, अपने गायनेकोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाएँ और उसकी ज़रूर तशख़ीस करें। डॉक्टर ताहिरा, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आजकल हुकूमत की तरफ से सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की मुहिम चल रही है। तो सर्वाइकल कैंसर की अलामात के बारे में तो हमें पता चल गया कि वो अम, हमबिस्तरी से या ब्लीडिंग से और इस तरह से प्रेज़ेंट करती है। तो इसमें वैक्सीनेशन का क्या रोल है? वो कितनी फ़ायदेमंद है लगाना, मतलब किस उम्र में जो हम उसको लगा सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ एचपीवी वैक्सीनेशन इन दिस? अच्छा राबिया, जो सर्वाइकल कैंसर है इसकी जो कॉमन अलामात हैं वो ये होती है ना कि बहुत ज़्यादा गंदे पानी की शिकायत होना, बार बार ये शिकायत रहना, या इरेगुलर ब्लीडिंग होना शुरू, माहवारी के बीच में भी इरेगुलर ब्लीडिंग चल रही है, हम बिस्तरी के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारी अलामात होती हैं सर्वाइकल कैंसर की। अब जो सर्वाइकल कैंसर है वो सबसे ज्यादा, उसके जो मेन रीजन है वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये एक वायरस होता है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से एक दूसरे को लग सकता है, और अमूमन ऐसा होता है कि अगर पार्टनर को है तो खवातीन में ये ट्रांसफर हो जाता है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को कैंसर कराने में काफी लंबा अरसा दरकार होता है, 15 से 20 साल के। तो इसी वजह से ये जो आजकल हुकूमत की तरफ से भी ये मुहिम शुरू की गई है, तो उसमें जी, बच्चियों को और खवातीन को सेक्सुअल एक्सपोजर से पहले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से बचाव की ये वैक्सीन अगर लगा दी जाए, तो उसमें हम सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन या बचाव कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब भी आपने एचपीवी वैक्सीन आपने लगा ली है, उसके बाद भी हम इसको स्क्रीन जरूर करते रहते हैं। मतलब अगर कोई अलामत है, आप डॉक्टर को दिखाएं जरूर, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली वैक्सीनेट अपने आप को करा लिया है, तो सर्वाइकल कैंसर, वल्वल कैंसर और वजाइनल कैंसर से बचाव बिल्कुल मुमकिन है। बिल्कुल। और जैसे कि हम आजकल ज़ाहिर है एचपीवी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है और बहुत सारे मिथ्स सामने आ रहे हैं, लोग बहुत हेजिटेट कर रहे हैं उसको लगाने के हवाले से। तो डॉक्टर ज़ाहिरा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे वैक्सीनेशन के हवाले से लोगों को बहुत सारे खदशात हैं कि नहीं, अगर हमारी बच्चियों ने ये वैक्सीनेशन लगा ली तो वो कभी माँ नहीं बन पाएँगी, या इसके बहुत सारे मुज़र असरात हैं। तो आप हमारी ऑडियंस को इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मेरा तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कहनी थी कि साइंसी तहकीक बहुत लंबी अरसे हुई है इन मामला के ऊपर, और इससे ये प्रूव हो चुका है कि ये वैक्सीन जो है ना बहुत इफेक्टिव है, और बच्चियों को और ख़वातीन को जो है ये इस बीमारी से जो है ना, एचपीवी वायरस की बीमारी से जो है ना बचा सकते हैं। और जब आपका उससे बचाव होगा, तो यकीनन ज़ाहिर है कि कैंसर के जो चांस है वो भी कम से कम तर होता चला जाता है।
वेस्टर्न कंट्रीज में उन्होंने एचपी वैक्सीन सब बच्चों को लगाई। उसके अलावा वो पैप्समेयर से जो है ना स्क्रीन करते रहते हैं, और इसी वजह से वहाँ पे कैंसर से, सर्वाइकल कैंसर के जो है ना रिस्क जो है वो परसेंटेज बहुत कम है। मगर आप इधर सब कॉन्टिनेंट में, हमारे इलाके में देखें तो यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर जो है उससे अमवात जो है ना बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यही है कि एक तो हमारे यहाँ स्क्रीनिंग प्रोग्राम ऐसा कोई वेल स्टैब्लिश नहीं है। अब एक अगर ये वैक्सीन का सिलसिला शुरू हुआ है तो हमें इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो मिथ्स हैं आम जो आजकल सुनने में आ रहा है और जो बार बार प्रमोट हो रहे हैं, यही मिथ्स ऑलमोस्ट जब पोलियो वैक्सीनेशन शुरू हुई थी, जो लोगों बच्चों को लगानी शुरू थी, उसमें भी यही बातें सर करी जा रही थी। कहा जाता है कि जी इसको लगाने से जो ना औरत जो है वो बांझ हो जाएगी, वो आइंदा बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती। सिमिलरली इसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो देखिए कोई भी आप इंजेक्शन बच्चों को, छोटे से बच्चे को भी कोई वैक्सीनेशन करवाते हैं आप जाके, तो वो सूजन हो जाती है, दर्द हो जाता है उस जगह पे जहाँ इंजेक्शन लगता है, हल्का फुल्का बुखार हो बुखार आ जाता है। सकता तो है। यही सारी चीजें इसमें भी हो सकती हैं कि आपको जहाँ वैक्सीन लगा उस जगह आपकी सूज गई, रेड हो गई, बुखार हो गया, दर्द हो रहा है। कोई ऐसा सीरियस सिम्टम नहीं है। हाँ, कोई कभी कभार शायद घबराहट से या किसी वजह से बच्चा फेंट हो जाए नो डर के मारे, तो दैट इज समथिंग, वो अलग बात है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है कि आप जो है ना इसको कहें कि जी इसकी वजह से जो है ना क्या कहते हैं, मसले मसाइल हो रहे हैं और इनफर्टिलिटी हो रही है और लोगों की जो है ना परेशानी हो रही है। तो बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब। रिकमेंड ये करूंगी और मैं गुजारिश करूंगी खवातीन से और वालदैन से कि आप अपनी बच्चियों को इस बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन कराएं। बिल्कुल इसमें कोई डॉक्टर बुराई ज़ाहिरा, बिल्कुल। और ये वैक्सीन बाहर के ममालिक में काफ़ी सालों से लगाई जा रही है और इसके कोई ऐसे मुज़र असरात नहीं हैं। तो मेरे ख़्याल से हम सबको इनकरेज करना चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को इसकी वैक्सीनेशन कराएँ। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, जैसे बच्चेदानी के कैंसर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, बच्चेदानी के मुँह के कैंसर के हवाले से, तो उसमें अमूमन कोई स्क्रीनिंग टेस्ट क्या आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है कि जिससे हम इसकी जल्दी तशख़ीस कर सकें? बिल्कुल राबा, जैसे कि मैंने कहा कि जो सर्वाइकल कैंसर है वो सबसे ज्यादा जो उसकी कॉमन कॉज है वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से 90% सर्वाइकल कैंसर होते हैं। तो एक एचपीवी डीएनए का टेस्ट होता है जो कि सिंपल एक स्क्रीनिंग टेस्ट समझा जाता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। सिमिलरली एक और है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, वो भी एक सिंपल सा टेस्ट है जो कि ये दोनों टेस्ट एचपीवी और एलबीसी गायनी के क्लिनिक में ही जब खातून हमारे पास आती है किसी भी वजह से, तो हम जो मुआयना करते हैं उसी मुआयने के दौरान ये निकाला जाता है और इसकी रिपोर्ट विद इन 1 to 2 days अवेलेबल हो जाती है। और ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो इजीली कराया जा सकता है, बहुत महंगा भी नहीं है। तो अगर आप ये इसको रेगुलर कराते रहें तो बिल्कुल आप उसको स्क्रीन कर सकते हैं। फिर ये बहुत फ्रीक्वेंट कराने की भी जरूरत नहीं होती। अगर एचपीवी टेस्ट आपका नेगेटिव आया है तो आपको हर 5 साल पे इसको दोबारा करवाना है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये को बहुत फ्रीक्वेंटली आपको कराने की जरूरत होगी कि आपके लिए बहुत ज्यादा आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होगा या आपको बार बार हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो एलबीसी और एचपीवी ये दो मेन स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो कि हम करा के और इसको स्क्रीन कर सकते हैं। और इसके प्रॉपर एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। जैसे डॉक्टर जहरा ने कहा कि बाहर के मुल्कों में उन्होंने सिर्फ एक एचपीवी वैक्सीनेशन और इस स्क्रीनिंग टेस्ट से आप ये दो अपने प्रॉपर प्रोग्राम स्टेब्लिश करके सर्वाइकल कैंसर के इंसिडेंट्स को बहुत ज्यादा कम किया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुके हैं बहुत सारे मुल्कों में जहां प्रॉपरली इसको फॉलो किया जा सकता है। तो बिल्कुल। मैं भी इनकरेज करूंगी, ये हुँ, दोनों टेस्ट हमारे पास लियाकत नेशनल में अवेलेबल हैं। जो भी खातून हमारे पास आए गायनी क्लिनिक में तो वो जरूर ये टेस्ट कराए ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको तशखीस किया जाए। और स्क्रीनिंग इसलिए जरूरी है कि जैसे मैंने कहा था कि एचपीवी वायरस को कैंसर कराने में कम से कम 15 से 20 साल का अरसा दरकार है। अगर उस दौरान वो खातून क्लिनिक आती है और वो स्क्रीन हो जाती है तो खुदा ना खास्ता उसने अगर एक्वायर किया है तो कैंसर से पहले की जो स्टेज है प्री मेलिग्नेंट कंडीशन में अगर वो डायग्नोसिस स्टेब्लिश हो जाता है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और कैंसर से बचाव उसका मुमकिन होगा। बिल्कुल डॉक्टर ताहिरा, जिन कैंसर्स के लिए हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट मौजूद हैं, वैक्सीनेशन मौजूद हैं, तो उनसे हम बचाव कर सकते हैं और ये लाज़मी हमारी आवाम को इसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, मैं अब कुछ ऑडियंस के सवाल शामिल करना चाहूँगी। डॉक्टर आयशा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये हमारी ऑडियंस से ही एक क्वेश्चन है। जैसे कि आप बहुत सारे एंडोमेट्रियोसिस के केसेस देखती हैं और करती हैं, तो क्या एंडोमेट्रियोसिस यानी कि जो हम अंडेदानी की रसौली कहती हैं, उसमें क्या कैंसर का रिस्क होता है या बढ़ जाता है उससे रिस्क, और आप इस हवाले से क्या हमें गाइडेंस देंगी?
अच्छा देखिए, एंडोमेट्रियोसिस ना हमारे पास बहुत कॉमन है। यूजुअली जिन बच्चों को एंडोमेट्रियोसिस होती है, दे आर नॉट एट रिस्क ऑफ दिस ओवेरियन कैंसर। लेकिन कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो जो एट रिस्क हो सकती हैं, जैसे डॉक्टर जहरा ने कहा, जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, जैसे उनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर मौजूद है, ओवेरियन कैंसर मौजूद है, और उनको एंडोमेट्रियोसिस है, तो वो एट रिस्क हैं कि उनको ओवेरियन कैंसर हो सकता है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर किसी को रिकरेंट एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है और वो जो रसौलियां बन रही हैं, जो एंडोमेट्रोइड्स बन रही हैं, वो बहुत लार्ज बन रही हैं और रिपीटेडली बन रही हैं, सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है, वो बच्चियां एट रिस्क होंगी। लेकिन अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हर बच्ची को कैंसर नहीं होता, सिर्फ एट रिस्क जो लोग होंगे वो लेटर ऑन इन लाइफ ये डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, वो फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री और इन सारी चीज़ों से जी। वो जल्दी डायग्नोज हो सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर ज़हरा, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आजकल पीसीओस इज़ वेरी कॉमन। एवरी एवरी अदर गर्ल इज़ हैविंग पीसीओस। तो क्या पीसीओस में भी कोई गायनेकोलॉजिकल कैंसर हो सकता है? उसका रिस्क या उसके हवाले से बढ़ जाता है? और थोड़ा-सा जैसे हमारी एक क्वेश्चन आया है ऑडियंस से, थोड़ा-सा अगर आप पीसीओस के बारे में ब्रीफ कर दें कि व्हाई इज़ इट सो कॉमन दीज़ डेज़, एंड क्या उससे कोई गायनेकोलॉजिकल कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है? इट्स बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम अपनी क्लिनिक में देख रहे होते हैं कि हर दूसरी तीसरी खातून जो है ना, लड़की या यंग फीमेल जो है वो पीसीओस के साथ जो है ना वो हमारे पास बैठी हुई होती है। ये पीसीओस अगर अनट्रीटेड रहे और नंबर दो, तो ये बच्चेदानी की जो झिल्ली का कैंसर, जैसे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कहते हैं, उसका रिस्क जो है ना ये बहुत बढ़ा देता है। ठीक है। और उसकी कुछ वजूहात हैं। देखने में आया है कि पीसीओएस किन लड़कियों को होता है कि जो थोड़ी सी ज़रा हमने देखा है कि ओबीस होती हैं, उनके वज़न ज़्यादा होते हैं। कुछ उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, पीसीओएस में हो क्या रहा होता है कि आपकी जो साइकिल्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इर्रेगुलर है, या उसमें या ओवुलेशन नहीं हुई। तो जब आम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो माहवारी आती है खातून को, तो पहले अंडा बनता है, उससे ईस्ट्रोजन पैदा होता है, फिर अंडा एक टाइम पे जाके वो फटता है, उसमें से एग रिलीज होता है, और उसके बाद फिर प्रोजेस्टेरॉन आने शुरू हो जाता है, और वो यूट्रस पे असर करता है, लाइनिंग के ऊपर, और फिर इवेंचुअली वो दोनों हार्मोन विड्रॉ होते हैं, तो औरत को जो है ना पीरियड्स आ जाते हैं। यहाँ पे पीसीओएस में ये हो रहा होता है कि चूंकि साइकिल मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा होता है, तो इसमें एस्ट्रोजन बनता चला जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चेदानी की लाइनिंग है ना वो मोटी होती जाती है, और अनअपोज्ड उसमें उसको प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिल रहा होता, और चूंकि वो हद से ज्यादा डिवाइड हो रहे हैं, सेल बढ़ रहे हैं, तो वहां पे गड़बड़ शुरू हो जाती है, और वो प्री कैंसर स्टेज जो है ना वो उसकी आ जाती है। बिल्कुल, तो ठीक एक वजह तो ये है कि अनअपोज्ड एस्ट्रोजन बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, ये वजह आती है कैंसर का कॉज करने की। दूसरी वजह ओबेसिटी है। ये देखा गया है ज्यादातर खवातीन, उनके बीएमआईज जो है ना वो 30 से अबव होते हैं, इन बच्चियों के जो भी खवातीन है या लड़कियां यंग अडल्ट हैं, कि और फैट कंटेंट ज्यादा है, फैट के अंदर एस्ट्रोजन जो है ना वो फैट बनाता है एस्ट्रोजन, इसलिए अगेन एस्ट्रोजन की हाई सर्कुलेशन हो रही है ब्लड के अंदर, और वो हाई एक्सपोजर हो रहा है बच्चेदानी का उससे, और वो कैंसर का रिस्क बढ़ा रहा है। तीसरा, इनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंसुलिन जो है ना वो ज्यादा तादाद में ब्लड के अंदर घूम रही है, और वो अगेन इफेक्ट्स द सेल्स, एंड दैट रिजल्ट्स इन प्री कैंसर स्टेज, और एंडोमेट्रियल कैंसर जो है ना ठीक है। वो होने का रिस्क बहुत बढ़ा ज्यादा देता बढ़ है। जाता ठीक है है। डॉक्टर हाँ, ज़हरा, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ताहिरा, बस एक लास्ट आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। जैसे कि हम किसी कैंसर की तशखीस के लिए किसी मरीज को अल्ट्रासाउंड के जरिए बायोप्सी एडवाइस करते हैं, ठीक है? तो एक पेशेंट का सवाल है, क्या हम उस अल्ट्रासाउंड के जरिए से बायोप्सी करा सकते हैं? ये कितना सेफ है? क्या इससे कैंसर मजीद फैल तो नहीं जाता? जी राबे, मैंने पहले भी ये जवाब दे चुकी थी कि अल्ट्रासाउंड के जरिए बायोप्सी एक बहुत बेसिक टेस्ट है जिससे कि कैंसर की तशखीस की जाती है। और ये एक बहुत कॉमन मिथ है कि बायोप्सी करा ली जाएगी तो कैंसर फौरन फैलना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बायोप्सी के बगैर जब तक कि हमारे पास कोई डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं होता, हम अगले स्टेप पे नहीं जा सकते, हम उसके इलाज स्टार्ट ही नहीं कर मुमकिन पाते नहीं हैं। है, बिल्कुल। और कैंसर जो है उसकी तो नौयत ही ऐसी है कि उसने फैलना है। अगर आप उसमें बायोप्सी नहीं कराएंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, वो कुछ अरसे में वैसे ही फैलना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल बायोप्सी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक बहुत बेसिक टेस्ट है और वो जरूर कराना चाहिए। ठीक है। ज़ाहिर है बायोप्सी के बगैर हम तशखीस नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। डॉक्टर आयशा, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को एक टेक होम मैसेज दें
गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के हवाले से, उसकी तशखीस के हवाले से, और दे शुड कॉन्टैक्ट देयर प्रैक्टिशनर एज सून एज पॉसिबल। अच्छा देखिए, आई होप कि ये जो जितना हमारा ये एक सेशन है जनरल पॉपुलेशन की आगाही के लिए, ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। एक दुरुस्त तशखीस और डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत सारी औरतों की जान बचा सकता है। डॉक्टर ताहिरा ने बार बार एम्फेसिस दिया कि जी एचपीवी वैक्सीन को लगाएं। मैं भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितनी हमारी बच्चियां हैं 9 से 14 साल की, उनको आप लोग प्लीज एचपीवी की वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि ये एक तरीके से बचाव है एक कैंसर से। 70% कैंसर तकरीबन इससे रिडक्शन हो सकती है सर्वाइकल कैंसर की। और किसी भी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे डॉक्टर ज़ाहिरा ने बताया पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, कोई इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी ऐसी अलामत जाहिर हो रही है, तो प्लीज आप शर्माएं नहीं, आप घबराएं नहीं, फौरी तौर पे मौलिद से रुजू कीजिए। और जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी औरत को ये अलामात हैं तो वो 100% उसको कैंसर ही है। हो सकता है कि उसका कोई और प्रॉब्लम हो। तो अनटिल एंड अनलेस आप अपने डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आपकी बीमारी की तशखीस नहीं हो पाएगी, और जब तशखीस नहीं हो पाएगी तो प्रॉपर ट्रीटमेंट डिले होगा। सो मेरा टेक होम मैसेज यही है कि एक टेस्ट से आपकी जान बच सकती है, डॉक्टर के पास जाने से आपकी जान बच सकती है। सो प्लीज कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, इमिडिएटली विजिट टू योर डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा, डॉक्टर आयशा और डॉक्टर ज़ाहिरा। हम इसी टेक होम मैसेज के साथ अपने सेशन का आज इख्तिताम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। हमारा फोरम नेक्स्ट 24 आवर्स तक ओपन है, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम अपने पैनलिस्ट से इसका आंसर लेंगे। थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।